आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने आज कहा कि वह राणा सांगा पर अपनी टिप्पणी के लिए माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि इतिहास को नकारा नहीं जा सकता। समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में रामजीलाल सुमन ने कहा कि उनके घर पर उनके परिवार को नुकसान पहुंचाने के इरादे से हमला किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने इस घटना के बारे में राज्यसभा के सभापति को भी सूचित कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि रामजीलाल सुमन ने पिछले हफ्ते शुक्रवार को राज्यसभा में राणा सांगा पर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को आखिर लाया कौन था। इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को राणा सांगा लेकर आया था। उनके इस बयान पर भाजपा नेता लगातार आपत्ति जता रहे हैं। वहीं इस बीच करणी सेना के कार्यकर्ता कल बुधवार को भारी संख्या में रामजीलाल सुमन के घर के बाहर जुटे और अंदर घुसने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और करणी सेना के बीच झड़प भी हुई थी। उत्तर प्रदेश के संभल में ईद की तैयारियों को लेकर बुधवार को शांति समिति की बैठक हुई थी, जिसके बाद प्रशासन ने कुछ गाइडलाइन जारी की और अब उस पर राजनीति गर्मा गई है। दरअसल प्रशासन ने कहा था कि लोगों को सड़कों पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। संभल एसडीएम वंदना मिश्रा ने कहा था कि सड़कों पर नमाज की इजाजत नहीं दी जाएगी और न ही लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने दिया जाएगा। छतों पर नमाज पढ़ने की इजाजत मांगी गई है और हम इसे देखेंगे और अगर किसी अनहोनी की आशंका होगी तो इसकी भी इजाजत नहीं दी जाएगी। अब इस मामले में समाजवादी पार्टी सांसद डिम्पल यादव का बयान आया है। उन्होंने कहा कि समाज को भ्रमित और विभाजित करने की कोशिश हो रही है। जब जब कोई देश ऐसी विभाजित करने वाली नीयत के साथ चलाया जाता है तो इससे देश को नुकसान ही होता है। डिम्पल यादव ने कहा कि सरकार ने तो ईद के अवसर पर सौगातें मोदी के जरिए खाने के पैकेट बंटवाए, तो क्यों बंटवाए। सरकार अपनी मंशा साफ करे कि वो चाहते क्या हैं। वो लोगों को एक तरह के भ्रम में रखना चाहते हैं। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने गुरुवार को सरकार से संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 49 को लागू करने का आग्रह किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मुसलमानों को समान अधिकार मिले, न कि विशेष अधिकार जो उन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के स्मारकों या अनुबंधों और नौकरियों में आरक्षण का दावा करने की शक्ति देते हैं। पीटीआई के मुताबिक शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए दुबे ने दावा किया कि मुसलमानों को विशेष अधिकार दिए जाने से संविधान खतरे में है। उन्होंने कहा कि मैं विशेष रूप से अनुच्छेद 49 की बात करना चाहता हूं, जिसमें कहा गया है कि किसी भी धार्मिक स्थल के रखरखाव की जिम्मेदारी सरकार की होगी। इस देश में 2 अधिनियम पारित किए गए। पूजा स्थल अधिनियम जो हिंदुओं को संयम से काम लेने के लिए कहता है और 1995 में वक्फ संशोधन जो उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ की बात करता है, जिसके तहत मुसलमानों द्वारा दावा की जाने वाली कोई भी संपत्ति उनकी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने कहा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने गुरुवार को बार नेताओं को आश्वासन दिया कि वे दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के तबादले की कॉलेजियम की सिफारिश को वापस लेने की उनकी मांग पर विचार करेंगे। आपको बता दें कि विभिन्न हाईकोर्टों के 6 बार एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने दोपहर में CJI और अन्य कॉलेजियम सदस्यों न्यायमूर्ति PR गवई, सूर्यकांत अभय ओका और विक्रम नाथ से मुलाकात की। वहीं कॉलेजियम के सदस्यों ने बार निकायों के ज्ञापन पर विचार विमर्श किया और उनकी मांग पर विचार करने का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि बीते दिनों दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास से भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया था और उसी दौरान उनका इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया, जिसे लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन के सदस्यों ने आपत्ति जताई थी और विरोध प्रदर्शन भी किया था। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि उनको संसद में बोलने नहीं दिया जाता है। अब उनके इस बयान पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं आनी लगातार जारी हैं। इसी कड़ी में शिवसेना शिंदे गुट के सांसद महस्के ने कहा कि राहुल गांधी खुद नेता प्रतिपक्ष होते हुए भी संसद के सभागृह में बैठते नहीं हैं, कभी आते भी नहीं हैं, जबकि LOP का काम रहता है शुरुआत से लेकर अंत तक बैठना। उन्होंने कहा कि सभागृह में क्या चल रहा है वो देखना, जो सरकार की नीति है उसके ऊपर अपनी बात कहना, लेकिन वो सभागृह में बैठते ही नहीं। आते भी हैं तो 2 मिनट के लिए आते हैं और निकल जाते हैं। फिर उनको यह बोलने का क्या अधिकार है कि LOP होने के बावजूद वो खुद की जिम्मेदारी संभाल नहीं सकते। वो सरकार की आलोचना करते हैं, यह गलत है। आपको बता दें कि इससे पहले शिवसेना UBT सांसद संजय राउत, प्रियंका चतुर्वेदी और TMC सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने राहुल गांधी के दावों को लेकर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र के लिए यह बिल्कुल ठीक नहीं है।
उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के कार्यक्रम का वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश ORG न्यूज द्वारा यह वीडियो एक्स पर शेयर किया गया, जिसमें देखा जा सकता है कि ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के कार्यक्रम से बिजली गुल है और वह मोबाइल फ्लैश लाइट में अपना संबोधन दे रहे हैं। पोस्ट में लिखा है कि उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा अपने गृह जनपद मऊ में 8 साल बड़े कमाल कार्यक्रम में पहुंचे थे। हालांकि कार्यक्रम के दौरान बिजली गुल हो गई, जिससे उन्हें मोबाइल की फ्लैश लाइट में संबोधन देना पड़ा। वहीं इस दौरान एक और रोचक घटना हुई। मंत्री जी का जूता गुम हो गया। अंधेरे में मोबाइल की रोशनी से काफी तलाश के बाद उनका जूता मिला। कार्यक्रम में बिजली गुल होने की घटना चर्चा का विषय बन गई है और साथ ही स्थानीय प्रशासन की तैयारियों पर भी सवाल उठ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के आगरा स्थित आवास पर बुधवार को करनी सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई तोड़फोड़ पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया है। उन्होंने कहा कि तोड़फोड़ करने वाले अगर मुस्लिम होते तो देशद्रोह का केस लगा दिया जाता और फौरन बुलडोजर भी चल जाता। ओवैसी ने एक्स पर लिखा कि अगर ये तोड़फोड़ करने वाले मुस्लिम होते तो भाजपा की योगी सरकार की क्या प्रतिक्रिया होती। लाठीचार्ज, गोलीबारी, गिरफ्तारी, फिर देशद्रोह, एक सरकारी कर्मचारी पर हमला, बुलडोजर और शाम 6 से 9 बजे तथा कथित राष्ट्रवादी उन्हें मुस्लिम राजा के एजेंट कहते, लेकिन माशाअल्लाह ऐसा कुछ नहीं हुआ। दरअसल आपको बता दें कि सांसद रामजीलाल सुमन ने राज्यसभा में राणा सांगा को गद्दार कह दिया था, जिसके बाद रामजीलाल सुमन के इस बयान पर बीजेपी समेत हिंदूवादी तमाम संगठनों ने आक्रोश जताया और वहीं करनी सेना ने बुधवार को उनके आगरा स्थित आवास पर धावा बोल दिया। समाजवादी पार्टी सांसद डिम्पल यादव ने पार्टी नेता रामजीलाल सुमन के आवास के बाहर तोड़फोड़ और पथराव पर कहा कि यह जो हमला हुआ है हम उसकी निंदा करते हैं। वे एक दलित नेता हैं। डिम्पल यादव ने कहा कि अगर सरकार की मंशा साफ है तो इन सभी करनी सेना के अपराधियों को जेल भेजा जाए। ब्रिटिश इंडियन फिल्म मेकर संध्या सूरी की फिल्म संतोष, जो ऑस्कर अवार्ड में यूके की तरफ से भेजी गई थी और शॉर्टलिस्ट भी हुई थी, उसे भारत में रिलीज होना था, लेकिन CBFC ने इसकी रिलीज पर रोक लगा दी है। बता दें कि इस फिल्म को क्रिटिक्स से भर भर कर तारीफ मिली थी, लेकिन बोर्ड को ये डर है कि इसमें महिलाओं के प्रति गलत भावना, इस्लामोफोबिया और भारतीय पुलिस फोर्स में हिंसा दिखाई गई है, जिसका असर समाज पर पड़ेगा। इंडिया टुडे की रिपोर्ट ने सोर्स के हवाले से बताया है कि CBFC ने संतोष को रिलीज करने से पहले उसमें कई कट लगाने को कहे हैं, जो पुलिस फोर्स और कई सामाजिक मुद्दों से संबंधित हैं। इस मूवी की एक्ट्रेस शहाना गोस्वामी ने इंडिया टुडे को बताया कि सेंसर ने फिल्म को रिलीज करने के लिए कुछ जरूरी बदलावों की एक लिस्ट दी है और हमारी पूरी टीम उससे सहमत नहीं है, क्योंकि वो फिल्म में अधिक बदलाव करना चाह रहे हैं और इसीलिए ये शायद भारत के थिएटर्स में रिलीज नहीं होगी। शहाना गोस्वामी ने आगे कहा कि ये बहुत दुख की बात है कि जिस फिल्म को स्क्रिप्ट लेवल पर सेंसर से मंजूरी मिल गई, उसे भारत में रिलीज करने के लिए इतने सारे कट और बदलाव की जरूरत पड़ रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को बताया कि केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि तुअर, मसूर और उड़द को MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा और इसके लिए किसानों को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय ने राज्य सरकारों को अनुमति दे दी है। तुअर दाल की खरीदारी का काम चल रहा है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना में नेफेड और NCCF के जरिए दालों की खरीदारी जारी है। उन्होंने बताया कि चना, सरसों और मसूर की खरीद भी PM आशा योजना के अंतर्गत की जाएगी। हमने अलग अलग राज्यों के लिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात को सरसों की खरीद के लिए मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में खोपरा की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। किसानों का पंजीकरण सरल बनाने के लिए हमने नेफेड और NCCF पोर्टलों का उपयोग सुनिश्चित किया है। मैं सभी राज्यों से अपील करता हूं कि किसानों को तुअर, मसूर और उड़द के उचित दाम मिल सके, इसके लिए वे प्रभावी और पारदर्शी खरीद की व्यवस्था करें। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने
विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को एक पत्र लिखा है। यह मामला दिल्ली में कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दे उठाने से संबंधित है। उन्होंने समाचार एजेंसी ANI से कहा कि दिल्ली में कानून व्यवस्था बदतर होती जा रही है, इस पर कोई बात नहीं हो रही। आतिशी ने कहा कि दिल्ली में लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, चाहे महिलाओं के साथ बलात्कार हो, गैंग वॉर हो, चाहे गोलियां चलना हो, ड्रग्स बिकना हो, फिरौती की कॉल्स हो। आज दिल्ली में कानून व्यवस्था बद से बदतर हो रही है और जब आम आदमी पार्टी के विधायकों ने इस बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के दिल्ली के मुद्दों को विधानसभा में चर्चा के लिए लगाया तो विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी ने उसको खारिज कर दिया। उन्होंने कह दिया कि दिल्ली विधानसभा में कानून व्यवस्था पर चर्चा नहीं होगी। यह कैसे हो सकता है? आतिशी ने कहा कि दिल्ली में गोलियां चलेंगी, महिलाओं का बलात्कार होगा, गैंग वॉर होगी और दिल्ली विधानसभा जिसमें दिल्ली के लोगों के प्रतिनिधि हैं उस पर बात ही नहीं करेंगे। ऐसा लगता है कि विजेंद्र गुप्ता जी भाजपा की डबल इंजन की जो सरकार है उसकी असफलता को छुपाना चाहते हैं। बीजिंग ने हाल ही में एक ऐसा फरमान जारी किया है जो ताइवान के समर्थकों और स्वतंत्रता के पक्षधर लोगों में डर का माहौल बना सकता है। दरअसल चीनी सरकार ने बुधवार को एक नया सूचना देने का चैनल शुरू किया जिसमें जनता से कहा गया है कि अगर उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति या समूह के बारे में जानकारी हो जो ताइवान की स्वतंत्रता के पक्ष में काम कर रहा हो या चीन के साथ शांति स्थापित करने में रुकावट डाल रहा हो तो वे उसका नाम बीजिंग तक पहुंचा सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन का आरोप है कि ताइवान की शासक डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी लोगों को दबा रही है और उन पर अत्याचार कर रही है। बुधवार यानी 26 मार्च को चीन के स्टेट काउंसिल के ताइवान अफेयर्स ऑफिस ने इस चैनल की घोषणा करते हुए फरमान जारी किया। इसमें कहा गया है कि ताइवान के कुछ नेता, सरकारी अधिकारी और सोशल मीडिया पर एक्टिव कुछ प्रभावशाली लोग गुंडों की तरह काम कर रहे हैं और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के अपराध में उसकी मदद कर रहे हैं। चीनी प्रशासन का कहना है कि ताइवान का कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह के उत्पीड़न का शिकार हो रहा है या उसके पास इससे जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी है तो वह इस नए चैनल के जरिए रिपोर्ट कर सकता है। बीजिंग ने यह भी आश्वासन दिया कि जो व्यक्ति शिकायत करेंगे उनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी और दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि यह स्पष्ट नहीं किया गया कि इन आरोपियों को किस तरह की सजा दी जाएगी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.